बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ ओट्स। ओट्स के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को देखते हैं। सबसे पहले हार्वेस्टिंग करते कब है? जब ग्रेन में मॉइस्चर परसेंटेज 20 से 25% हो तब ओट्स की हार्वेस्टिंग करी जाती है। यहाँ पे आप चाहो तो हाशिए का इस्तेमाल करके प्लांट को बिल्कुल बेस से निकाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे कॉम्बाइन हार्वेस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कॉम्बाइन हार्वेस्टर को कॉम्बाइन हार्वेस्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हार्वेस्टिंग तो करता ही करता है, साथ में थ्रेशिंग भी करता है, तो दो काम एक बार में हो रहे हैं, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग। इसके अलावा जो ओट का पेनिकल है, इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे पेनिकल होता है, और यहाँ पे इसका जो पेनिकल है इस पर ग्रेन जो मैच्योर होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ मैच्योर होते हैं। पहले ऊपर के ग्रेन मैच्योर होते हैं फिर नीचे के। अगर आप हार्वेस्टिंग में डिले करोगे तो यहाँ पे बाली से ग्रेन जो है नीचे गिर जाएगा, यानी कि यहाँ पे ग्रेन शेटरिंग देखने को मिलेगी इन केस ऑफ डिलेइंग, अगर आप हार्वेस्टिंग में डिले करते हो तो। इसलिए ज़रूरी है कि टाइमली हार्वेस्टिंग कर ली जाए। इसके अलावा हार्वेस्टिंग जो करी जाती है, याद रखना तब करी जाती है जब अब, क्योंकि ऊपर से मैच्योर होने शुरू होते हैं ग्रेन, पहले ऊपर का ग्रेन, ऊपर की जो ग्रेन है वो मैच्योर होंगे, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ मैच्योरिटी आती है। तो यहाँ पे जो अपर पोर्शन है उसमें जो ग्रेन्स है जब वो पूरे के पूरे हार्ड हो चुके होंगे और फुली मैच्योर हो चुके होंगे, और नीचे के ग्रेन्स जो लोअर पोर्शन के जो ग्रेन्स हैं वो जब येलोइश ग्रीन हो चुके होंगे, तब हार्वेस्टिंग यहाँ पे करी जाती है। ये ध्यान रखना, हार्वेस्टिंग यहाँ पे तब करी जाती है जब ऊपर के पोर्शन के जो ग्रेन्स है पेनिकल में वो हार्ड और फुली मैच्योर हो चुके हों, और जो ग्रेन्स नीचे के पोर्शन पे हैं वो येलोइश ग्रीन हो चुके हैं, यानी कि नियर टू मैच्योरिटी, तब हार्वेस्टिंग करते हैं। एक बार हार्वेस्टिंग कर ली उसके बाद में इन ओट्स को सुखाया जाएगा, पहले इन सीड्स को सुखाया जाएगा। सेफ स्टोरेज के लिए मॉइस्चर होना चाहिए 11 से 12%। अगर यहाँ पे 14% के ऊपर मॉइस्चर रहता है तो फिर फंगल ग्रोथ हो सकती है, ध्यान रखना। हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद पहले इसको सुखाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। साफ से फ्लोर पे, सीमेंटेड फ्लोर पे तिरपाल वगैरह बिछा करके उसके ऊपर आप सुखा सकते हो, या फिर यहाँ पे मैकेनिकल ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसमें ये याद रखना, अगर आप मैकेनिकल ड्रायर का इस्तेमाल कर रहे हो सुखाने के लिए तो उसमें टेम्परेचर आपको 43 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में क्लीनिंग और ग्रेडिंग करी जाती है। उसमें क्या करते हैं, जितनी भी इसमें धूल मिट्टी है, हल्के बीज हैं, स्ट्रॉ है यानी कि भूसा वगैरह है, वीट के सीड्स हैं, सब कुछ यहाँ पे रिमूव किया जाएगा। इसके लिए चाहो तो स्क्रीन क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर विनोइंग फैन का। अलग अलग मशीनें आती हैं साफ़ करने के लिए भी। उसके बाद में ग्रेडिंग कर दी जाती है सीड के साइज़ और थिकनेस के बिहाफ पे। फिर क्या होता है, फिर करा जाता है स्टेबलाइजेशन या फिर क्लीनिंग। देखो होता ये है, नॉर्मल बाकी के जो सीरियल्स होते हैं उसके कंपैरिजन में जो ओट है उसमें लाइपेज एंजाइम की मात्रा अधिक होती है। अब ये लाइपेज एंजाइम करता क्या है, जो ओट में फैट है, और फैट हमें पता है क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड, उसको वो तोड़ता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। मेनली किसमें, जो फ्री फैटी एसिड है उसमें तोड़ देगा, इंडिविजुअल फैटी एसिड में तोड़ देगा। इसकी वजह से क्या होता है, जो ओट्स हैं उसमें फिर कड़वाहट आ जाती है, रेंसिडिटी आ जाती है उसमें, यानी कि बिटरनेस। इसलिए ये जो लाइपेज एंजाइम है इसको इनएक्टिवेट करना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम स्टेबलाइजेशन यहाँ पे करते हैं। मेनली स्टीम क्लिंग, जो स्टीम क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो यहाँ पे फॉलो किया जाता है, जो कि लाइपेज एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा जो ओट के चारों तरफ का बाहरी वो है, हल है, छिलका जो है उसको भी लूज़ कर देता है, और इसके अलावा एक जो नटी फ्लेवर है वो यहाँ पे ओट्स में आ जाता है, ये ध्यान रखना। स्टीम किलिंग प्रोसेस के यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट काम है। पहला तो लाइपेज एंजाइम को इनएक्टिवेट करना, दूसरा भारी छिलके को लूज़ करना, और तीसरा ओट को एक नटी फ्लेवर यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद में डीहलिंग करी जाती है। बाहरी जो छिलका है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है, जिसे हम हस्क या हल बोलते हैं। इम्पैक्ट डीहलर मशीन का यहाँ पे इस्तेमाल होता है, और जो बाहरी हल है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। डीहलिंग के बाद में अब भारी छिलका तो अब आपने रिमूव कर दिया, तो भारी छिलका हटाने के बाद में जो गिरी बचती है उसको हम यहाँ पे ग्रोट बोलते हैं, GROATS, ग्रोट्स बोलते हैं उन्हें। भारी छिलका यानी कि हल हटाने के बाद में जो गिरी बची। फिर अगला स्टेप आता है मिलिंग या फ्लैकिंग। अब ये जो ग्रोट है यानी कि जो गिरी हमारे पास में अब बच गई है, इसको दो तरीके से इसकी आगे प्रोसेसिंग होती है। पहले तो रोल्ड जो ओट्स हैं वो तैयार करे जाते हैं, और एक होते हैं स्टील कट ओट्स।
एक होते हैं रोल्ड ओट्स और एक होते हैं स्टील कट ओट्स। स्टील कट ओट्स में तो होता क्या है कि जो एक ओट का ग्रेन होगा उसे 2 से 3 टुकड़ों में काट दिया जाता है स्टील के ब्लेड के जरिए, तो ये इस तरीके का दिखता है। जबकि रोल्ड ओट्स में क्या होता है कि जो गिरी है उसको पहले स्टीम किया जाएगा, स्टीम करने के बाद में जब वो थोड़ा सा लूज सा हो जाएगा तो दो हैवी रोलर्स के बीच में, जो दो बड़े रोलर्स हैं उनके बीच में प्रेस करवा कर एकदम चपटा कर देते हैं, फ्लैग बना देते हैं। इन्हें ब्रेकफास्ट वगैरह में लोग खाते हैं। फिर इसकी पैकेजिंग वगैरह रहती है। जिस भी स्टोरेज गोडाउन में आप रखोगे स्टोर करके बोरों को, तो ध्यान रखना दीवार के सहारे से आपको नहीं लगाना है और जो वुडन पैलेट्स होते हैं उनको ऊपर अरेंज करना है। इसके अलावा स्टोरेज गोडाउन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम होनी चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए ताकि हवा पास हो पाए। इसके अलावा ठंडा हो और सूखा हुआ हो पूरे तरीके से। यहाँ पे ध्यान रखना जो ओट फ्लेक्स हैं और जो ग्रोट्स हैं उनको यहाँ पे जो स्टोर करा जाएगा वो मॉइस्चर प्रूफ पॉलीलाइंड बैग्स में स्टोर किया जाता है या फिर एयर टाइट पैकेट में। चाहे आप डायरेक्टली गिरी को स्टोर कर रहे हो या फिर उसको फर्दर प्रोसेस करके आप ओट्स के फ्लैग बना रहे हो या फिर उसे पीसेस में ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि जो स्टील का ओट्स है इन चीज़ों को मॉइस्चर प्रूफ पॉलीलाइंड बैग में स्टोर किया जाता है ताकि मॉइस्चर अंदर ना घुसे। अब जैसा हमें पता है कि ओट्स को हम चारे के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, एज अ सीरियल के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ये ध्यान रखना। बाई प्रोडक्ट क्या क्या निकलता है यहाँ पे, एक तो जो भारी छिलका हमने हटाया यानी कि हल, वो इसका इस्तेमाल एक तो जानवरों का जो बाड़े होते हैं उसमें क्लेडिंग मटेरियल के तौर पे बिछावन के लिए, और इसके अलावा फरफ्यूराल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है हल का। इसके अलावा जो ओट की गिरी है उसकी जो आउटर लेयर होती है ब्रैन जिसे हम बोलते हैं ओट ब्रैन, इसको अलग से बेचा जाता है हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे, क्योंकि इसमें बीटा जो ग्लूकान है, बीटा ग्लूकान उसकी मात्रा अच्छी होती है। तो जो आउटर लेयर है ग्रोट्स की यानी कि जिसे हम ब्रेन बोल रहे हैं उसे अलग से बेचा जाता है हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पे, क्योंकि उसमें बीटा ग्लूकान की मात्रा अच्छी होती है। अब जैसा मैं बता रहा हूँ कि ग्रोट है क्या, ये जो ग्रोट्स हैं ये गिरी होती है। ओट का भारी छिलका आपने हटा दिया तो ये गिरी ही बचती है जिसे ग्रोट बोल रहे हैं। क्या क्या है इसमें, एक तो जम, इसके अलावा एंडोस्पर्म और साथ में जो बाहरी लेयर है ब्रेन की वो। ये मैंने बताया ही था कि लिपिड की मात्रा बाकी सीरियल्स के कंपैरिजन में ओट में अधिक होती है। कितनी, लगभग 5 से 9% के आसपास आपको यहाँ पे लिपिड मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो लाइपेज एंजाइम है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है डीहलिंग प्रोसेस के दौरान मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से, और फिर ये लाइपेज एंजाइम फैट को तोड़ता है इंडिविजुअल यानी कि फ्री फैटी एसिड में, और इसी की वजह से कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। इस वजह से जो निलिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा एक एसेंशियल स्टेप बन जाता है ताकि इसको इनएक्टिवेट किया जा सके लाइपेज को। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो ये है यहाँ पे ब्रेन की लेयर, ये बाहरी ब्रेन है यानी कि बाहरी लेयर है मेनली जो गिरी है उसकी। इसके अलावा ये फरफ्यूराल है, ये बोरे हैं, ये इम्पैक्ट डीहलर मशीन है सॉरी, इम्पैक्ट डीहलर मशीन है ये। इसके अलावा ये आप देखोगे तो एक जो दाना था ना, एक जो ग्रेन था उसको 2-3 टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तो इस तरीके से स्टील का टोट मिलता है। इसके अलावा अगर गिरी को आप पहले भाप में पकाओ और फिर दो रोलर्स के बीच में अगर चपटा कर दोगे तो इस तरीके के ओट मिलते हैं जिन्हें हम रोल्ड ओट्स बोलते हैं। ये गिरी है, देखो पहले जब हार्वेस्टिंग करी थी तो ये इस तरीके से मिलता है हमें, ओट जो मिलता है वो इस तरीके से मिलता है। अब इसमें आप देख रहे हो तो छिलका भी है, तो आप करते ये हैं कि सबसे पहले भारी छिलका हटाते हैं। तो ये भारी छिलका है हल जिसे हम बोल रहे हैं, हल हटाने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो जाता है गिरी जिसे हम बोल रहे हैं ग्रोट्स। अब इसको जो है आगे प्रोसेसिंग करी जाती है। अगर मैं इस ग्रोथ को सबसे पहले स्टीम में पकाऊंगा और उसके बाद में दो जो रोलर है उसके बीच में अगर मैं इसे चपटा करता हूँ तब मुझे रोल्ड ओट्स मिलती हैं इस तरीके के, ये देख रहे हो बिल्कुल चपटे हैं। और अगर मैं इस गिरी को एक, अगर आप दाना इसका देखो तो कितना बड़ा है, 2 से 3 टुकड़ों में टूट जाएगा ये आराम से स्टील के ब्लेड का इस्तेमाल करके इस तरीके से, और इसी को हम बोलते हैं स्टील का टोट्स। ठीक है, ये विनोइंग फ़ैन है,
इसके अलावा ये स्क्रीन क्लीनर मशीन है, मेनली क्लीनिंग के लिए काम में आती है। इसके अलावा ये आप देखोगे ये कंबाइन हार्वेस्टर है, ये है इसका पैनिकल। ये देखो, अगर हार्वेस्टिंग में डिले होता है तो ये जो बालियाँ हैं ये अल्टीमेटली फट जाएंगी और सारा बीज ज़मीन पे गिर जाएगा, इसलिए कहते हैं टाइमली हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। ये देखो, ये ध्यान रखना, ये हाशिया है, सिकल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया टॉपिक हमारा। ये स्टेजेस ध्यान रखना कि सबसे पहले हमने ओट्स की हार्वेस्टिंग की थी, फिर हमने यहाँ पे डीहलिंग की तो हल अलग हो गया, फिर हमें कर्नल मिला जिसे हम ग्रोट बोलते हैं, और उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग करवाई तो यहाँ पे हमें रोल्ड ओट्स या फिर स्टील कट ओट्स मिलते हैं। ठीक है, ये ब्रेन है जो मैं बता ही रहा था, पहले भी दिखा दिया था। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया।